नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा, मेरे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। आज एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो देश के चर्चित और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने एक पोल खोलकर रख दी। ये जो तस्वीर है ये उड़ीसा विधानसभा और लोकसभा चुनाव की है। दरअसल उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों साथ साथ हुए। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि वहां कई जगह विधानसभा और लोकसभा चुनाव के जो आंकड़े थे वो मेल नहीं खा रहे थे। विधानसभा में अमुक लोग वोट डाल गए और लोकसभा में उतने वोट नहीं डाले, या लोकसभा में डाल गए तो विधानसभा में नहीं डाले। ऐसा कभी होता नहीं है। जो वोटर जाएगा वो दोनों वोट देगा और नहीं देगा तो कोई नहीं देगा। और ये भारी हेरफेर हुआ कैसे, इस पर चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है। अब ये बात आज की लीड खबर बन गई जब चुनाव आयोग ने ईवीएम पर अपना ज्ञान प्रदर्शित करना शुरू किया। उन्होंने कहा अगर किसी संस्था में लोकतांत्रिक नाम जोड़ दो तो वो लोकतंत्र की रक्षा करेगा या उसे भक्षण करेगा, ये आप कैसे तय कर सकते हो। पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। यूजीसी को लेकर पूरा देश जल रहा है। शंकराचार्य बिना गंगा स्नान किए अपने घर लौट गए और इस देश में हिंदुत्व का प्रखरता चल रही है। मुझे लगता है कि ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ कि शंकराचार्य रूठे हो और फिर बिना गंगा स्नान के चले गए हो। यह पहली मर्तबा हुआ। देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी आत्मा में हिंदू धर्म बसता है, उनकी जेहन में हिंदू धर्म बसता है, हिंदुत्व बसता है, और शंकराचार्य बिना गंगा स्नान किए वापस चले गए। चुनाव आयोग किसी भी बात का सटीक जवाब नहीं देता। एसआईआर पर लगातार सुनवाई चल रही है। कल भी अदालत में सुनवाई हुई और कल संसद भी चला। जब राष्ट्रपति महोदया ने स्पीच दी तो विपक्ष ने जमकर विरोध किया। कल आपने देखा एक डिप्टी सीएम का हवाई दुर्घटना में निधन भी हो गया। उस पर भी विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए। लेकिन कुल मिलाकर सर ईवीएम पर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं तो ईवीएम से चुनाव आयोग को मोह क्यों है। जब जनता ईवीएम के विद्रोह में उतरी है, हम ये कह रहे हैं 40% लोग भी विद्रोह कर रहे हो, 30% लोग भी विद्रोह कर रहे हैं, या तो उन्हें संतुष्ट किया जाए या उनकी बात मान ली जाए। भाई चुनाव आयोग को क्या मतलब है, चुनाव ईवीएम से कराओ, चुनाव बैलेट पेपर से कराओ। राजनीतिक दल लड़े तो अलग बात है, लेकिन चुनाव आयोग क्यों लड़ रहा है। यही तो विशेष है। और अभी मैं बताता हूं कि जो चुनाव आयोग तर्क दे रहा है वही तर्क प्रधानमंत्री ने दिया था। और प्रधानमंत्री ने कहा था कि ईवीएम जो है माने विपक्ष या इंडी गठबंधन जो वो कहते थे उस समय चुनाव के समय, तो इंडी गठबंधन जो है सो तकनीक के खिलाफ है। लेकिन ईवीएम जो है वो आधे अधूरे तकनीक का उपयोग हो रहा है। जैसे माने डिजिटल वोटर लिस्ट आप नहीं देंगे, वोटर लिस्ट डिजिटल हो और जितने पोलिंग एजेंट बैठते हैं सबके पास कंप्यूटर हो, सब लोग कंप्यूटर पे टिक लगाएं और सब नेट पे दिखाई दे कि हाँ कितने वोट पड़ रहे हैं, कोई भी देख सकता है सब कुछ। तकनीक ये है, कर दीजिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन आप कैमरा लगाएंगे, उसका वीडियो नष्ट कर देंगे और कहेंगे कि आप तकनीक की बात कर रहे हैं, वो तकनीक की बात नहीं कर रहा है। जब बैलेट पेपर से माने ईवीएम से गड़बड़ हो सकती है, वो तो मेरी किताब में है पूरा, वो तो पूरा डिटेल ही है, उसमें मुझे कुछ समझने समझाने की जरूरत नहीं है। जिसको समझना है वो किताब पढ़ ले और मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। और उसके बावजूद ये लोग ईवीएम को डिफेंड कर रहे हैं और तर्क किए, मैंने प्रधानमंत्री समेत तर्क किए कि वो आप तकनीक का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है, तो तर्क ये दिया गया कि अमेरिका की क्या बात करनी है, अमेरिका में तो उसने वो कर दिया, तो हमारे यहाँ थोड़ी ऐसे होगा। लेकिन यहाँ भी हो ही रहा है, जो अमेरिका में हो रहा है वैसे ही जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ भी हो ही रहा है। वो मैंने पहले लिखा था, पहले साथ चर्चा भी की थी। तो वो सब हो रहा है। तो कुल मिलाकर के एकदम पोल जब खुलती जा रही है और परेशान हो रहे हैं, तो अब कुतर्क पे वो जा रहे हैं। और उसमें दिलचस्पी यह है कि वकील की तरफ से, वकील तो कानूनी तर्क रखेगा ना भाई कोर्ट में। वकील जो है सो इस तरह की बात थोड़ी करेगा। पता नहीं कर सकता है कि नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं, लेकिन वकील ने कहा है तो वो सबसे दिलचस्प है। तो उस पे आखिर में आता हूं कि वो क्या है, उस सारी बातें उस पर बाद में बात करता हूं। पहले बताएं कि हुआ क्या। हुआ ये कि एक्स पर खबर है,
माने बार एंड बेंच की ने पोस्ट में लिखा है कि चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा है, मुझे चुनाव आयोग की ओर से कही गई इस बात को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि बीते जमाने के कागज वाले मतपत्रों की प्रणाली पर वापस लौटने का सुझाव याचिकाकर्ता संगठनों के वास्तविक इरादे को उजागर करता है, जो ईवीएम से मतदान की प्रणाली को बदनाम करने और इस तरह चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए है। ईसीआई की ओर से, माने वही चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता एकलव्य द्विवेदी ने भी कहा है कि किसी संगठन के नाम में लोकतांत्रिक शब्द, जैसा आपने कहा कि उपस्थिति मात्र से यह तात्पर्य नहीं है कि वह देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने में योगदान दे रहा है। लेकिन हुआ क्या था कि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी ने कहा था ईवीएम जिंदा है या मर गया। याद होगा सबको, बहुत 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 चर्चा हुई थी उसकी। अखबार की खबर के अनुसार जब प्रधानमंत्री ने कहा था, जब 4 जून के नतीजे आए तो मैं काम में व्यस्त था, बाद में फोन आना शुरू हुए, मैंने कहा कि ये आंकड़े तो ठीक हैं, ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है या मर गया, क्योंकि ये लोग तय कर बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा दिया जाए। ये लगातार ईवीएम को गाली देते रहे, ये ईवीएम की अर्थी निकालने की तैयारी में थे, ये मोदी जी ने कहा था। और अब लगभग ईवीएम का बचाव चुनाव आयोग के वकील ने किया है और दो वकीलों ने दो तरह से कहा है। मोदी ने कहा था कि इंडी गठबंधन तकनीक का विरोधी है, विश्व में भारत के लोकतंत्र की ताकत को कम आंकने के प्रयास होते हैं। मैं ढिंढोरा पीटता हूं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, ये विदेश में जाकर कहते हैं कि यहाँ लोकतंत्र नहीं है। मोदी आकर बैठ गया है, ये लोग भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र करते हैं। अब लगता है कि दुनिया भी हमारे लोकतंत्र की ओर आकर्षित होगी। ये तब की खबर है, अखबार में छपी थी, मैंने अखबार की उससे लिया है। यह 7 जून 2024 की बात है। उसके बाद बहुत कुछ हो चुका है। तथ्य है कि उन्हीं दिनों उड़ीसा विधानसभा के चुनाव हुए थे। उड़ीसा विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही होते हैं, जैसा आपने बताया, और यह 2004 से चल रहा है। इस बार भाजपा ने उड़ीसा में 24 वर्षों के शासन कर रहे बीजू जनता दल को हरा दिया। बीजू जनता दल भाजपा का सहयोगी भी रहा है, 2009 तक था। बाद में बीजू जनता दल ने राज्यसभा के सदस्यों का समर्थन दिया। बीजू जनता दल का तर्क रहता है कि केंद्र ही सहायता करता है, इसलिए हम राज्यसभा के उम्मीदवार का विरोध नहीं करेंगे, और विरोध नहीं किया, व्हिप नहीं जारी किया, वगैरह वगैरह। कई तरह से बीजेपी का बीजू जनता दल ने समर्थन किया है, सहायता की है, और उसी बीजू जनता दल को इन लोगों ने हरा दिया। तो शुरू में तो लगा कि भाई कैसे हो गया, लेकिन अब चुनाव है तो है। बाद में जब इन लोगों ने एनालिसिस किया, वोट का गिनती की, तो जो नतीजे आए उससे पता चल गया कि सारा कुछ गड़बड़ था। अब जो है बीजू जनता दल को हराने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का निशाना बंगाल पे है। बंगाल में पहले से लगे हुए थे और इतने दिन से नहीं हरा पाए, तो इस बार एसआईआर भी है। तो एसआईआर से भी और इन लोगों ने दावा किया है कि इस बार हरा देंगे, मतलब हर बार करते हैं, इस बार भी कर रहे हैं। तो मैं हमेशा कह रहा हूं कि जो इनकी तैयारियां हैं उसमें वो हरा भी सकते हैं, वो कोई बात नहीं, क्योंकि हराना तो इनको वोट और ईवीएम और मशीन से है, तो वो सब अलग है। और ईवीएम का बचाव इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पोलिंग माने मतपत्र में वो घपला घोटाला हो ही नहीं सकता है जो ईवीएम में हो सकता है। मतपत्र में वही होता था कि बैलेट पेपर में स्याही डाल दिया आपने, छीन के भाग गए, वगैरह वगैरह, एक साथ बैठ के ठप्पा लगा दिया, वगैरह वगैरह। वो अब नहीं हो सकता है तमाम कारणों से। और सबसे बड़ी बात है कि अगर होगा भी तो वीडियो में रिकॉर्ड होगा, तो आपके पास रिकॉर्डेड है कि किसने वो कब्जा किया, और कम से कम वहां रिपोल तो आप करा ही सकते हैं। तो लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि ईवीएम के ईवीएम बदल दिए जाते हैं, और जो सेटिंग वेटिंग की जाती है वो तो अपनी जगह है ही है। तो वो सब के बावजूद अगर ईवीएम को डिफेंड कर रहे हैं और डिजिटल कॉपी नहीं दे रहे हैं, वगैरह वगैरह, और 45 दिन में ही मांगो, हम बाद में डिलीट कर देंगे, तो वो सब तकनीक की उपेक्षा नहीं है। और अब कह रहे हैं कि तकनीक की उपेक्षा कर रहे हैं, इंडी गठबंधन कर रहा है। तो जरूरी है कि प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग का बचाव किया। अमेरिका और कई विकसित देशों में ईवीएम का बने वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है और हमेशा दिया जाता रहा है। हाल में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि अमेरिका की तुलना भारत से न की जाए। ट्रंप ने मादुरो को उठाया, अब ग्रीनलैंड कब्जाना चाहते हैं। भारत में यह प्रणाली कैसे संभव है? इस पर मेरा कहना है कि यहाँ नामुमकिन मुमकिन हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। और चुनाव आयोग मोदी सरकार का बचाव कर रहा है, ये भी नामुमकिन मुमकिन ही है।
चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन उसके तर्क वही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए थे चुनाव जीतने के बाद, और ईवीएम को बदनाम करने का आरोप उन्होंने लगाया था, वही अब ये भी लगा रहे हैं। तो इस तरह से बिल्कुल जो है एक साथ चल रहे हैं सब लोग। अधिवक्ता एकलव्य द्विवेदी, मैंने अभी तक चुनाव आयोग की ओर से राकेश द्विवेदी शायद नाम था, राकेश द्विवेदी तर्क दे रहे थे। एकलव्य द्विवेदी का नाम आज पहली बार, राकेश पांडे है उनका नाम। अरे राकेश पांडे हैं, और आज एकलव्य द्विवेदी का नाम मैंने पहली बार सुना। एकलव्य द्विवेदी के इस टिप्पणी पर लॉ चक्र की एक रिपोर्ट भी है, आज जो कोर्ट में हुआ, कल जो कोर्ट में हुआ, उस पर लॉ चक्र की एक रिपोर्ट है। उसमें लॉ चक्र ने एकलव्य द्विवेदी की रिपोर्ट पर कहा है कि यह टिप्पणी स्पष्ट रूप से एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म पर लक्षित है। इस मामले के यही मुख्य याचिकाकर्ता है और इसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण कर रहे हैं। एडीआर पर आरोप के सिलसिले में प्रशांत भूषण ने ईवीएम का वो जो फोटो है और उसकी रिपोर्ट, फ्रंटलाइन में रिपोर्ट छपी है, फ्रंटलाइन और हिंदू दोनों को मिला के डिजिटल उसमें छपा है, द हिंदू द frontline.com करके कुछ। राकेश द्विवेदी ही है सर, राकेश द्विवेदी है सर, राकेश द्विवेदी है और ये एकलव्य द्विवेदी है। तो एकलव्य द्विवेदी नया नाम आया है, और ये सिंगापुर से पढ़े हुए, विदेश से पढ़े हुए और कम उम्र के हैं, और राकेश द्विवेदी तो सीनियर है। तो जो भी हो, उससे वो नहीं है, लेकिन उनका तर्क ये जो है कि उस पर मैंने ये क्या बोलते हैं अपना लॉ चक्र ने उसका जिक्र किया है और उस पर प्रशांत भूषण की इस रिपोर्ट का हवाला दिया है। बाद में इस रिपोर्ट को ढूंढने में गया तो वो हिंदू की फ्रंट लाइन में मुझे नहीं मिला और हिंदू में मुझे नहीं दिखा था पहले, मैंने पूरा अखबार देखना तो मुश्किल होता है तो मुझे दिखा नहीं था, लेकिन गूगल करने से उसमें मिल गया तो मैंने वही रिपोर्ट पढ़ ली। उसका जिक्र आगे है, अजाज अशरफ की रिपोर्ट है जो फ्रंट लाइन में छपी है। तो एडीआर पर आरोप के सिलसिले में प्रशांत भूषण ने ईवीएम बदलने का उदाहरण पेश किया है और ये इसी से है, अजाज अशरफ की रिपोर्ट से है, उसी का लिंक है, ये फोटो उसी की है, उसी रिपोर्ट में है। तो ईवीएम बदलने का सबूत है और उसका संतोषजनक कारण जवाब नहीं दिया है इन लोगों ने। जो भी आरोप है, जो भी बीजेडी के आरोप हैं, जो भी वो है, उसका आरोप नहीं दिया है। वरिष्ठ पत्रकार अजाज अशरफ की जो रिपोर्ट फ्रंटलाइन में है वो 26 जनवरी की है और उसमें बताया गया है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में हारने के बाद बीजू जनता दल ने चुनाव प्रक्रिया और नतीजों को 3 आधार पर दोषपूर्ण बताया था। इनमें पहला था फॉर्म 17C और फॉर्म 20 के आंकड़ों में विसंगतियों का था कि फॉर्म 17 और फॉर्म 17C और 20 के आंकड़े अलग अलग थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फॉर्म 17C में हर पोलिंग बूथ पर डाले गए वोटों की संख्या लिखी होती है और फॉर्म 20 में हर बूथ के गिने गए वोटों का हिसाब होता है। एक बूथ के फॉर्म 17C और फॉर्म 20 के आंकड़े हमेशा मेल खाने चाहिए और अगर तकनीक की बात है तो इसको कंप्यूटराइज आप कर देंगे तो एक भी वोट क्यों गड़बड़ होना चाहिए और एक भी वोट गड़बड़ होगा तो तुरंत आ जाएगा और वही ठीक करना पड़ेगा उसी समय। तो ये सब नहीं किया जाएगा और सिर्फ कहा जा रहा है कि ईवीएम का इस्तेमाल करेंगे जिसका उपयोग बदल देने के लिए किया जाता है और जिससे नतीजे बदल जाते हैं वगैरह वगैरह। अजाज अशरफ ने बीजेडी के नेताओं से बात की तो पता चला कि उड़ीसा के 36,000 बूथों में से सभी के फॉर्म 17C नहीं है। पार्टी के बूथ एजेंट ने या तो उन्हें इकट्ठा नहीं किया या संभाल कर नहीं रखा। आरटीआई के जरिए मांगने का एक विकल्प जरूर था, उसे भी आजमाया गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बीजेडी को सिर्फ फूल बनी और तलसारा विधानसभा क्षेत्रों के फॉर्म 17C दिए गए। अगर सभी बूथ के फॉर्म 17C होते तो विश्लेषक क्रॉस चेक कर पाते कि 2024 के उड़ीसा चुनावों की एक और अजीब बात कि ये नंबर कैसे हुआ, लोकसभा में ज्यादा विधानसभा में कम या विधानसभा में ज्यादा लोकसभा में कम वोट कैसे पड़ा, उसका भी आंकड़ा पता चल जाता और पता चलता कि कितना है, कितने बूथ में कितना है और फिर उसको क्रॉस चेक करना किया जा सकता था और वो कम ज्यादा होना ही बता रहा है कि गड़बड़ है। और अगर उसको चेक किया जाता, मशीन को सख्ती से मिलाया वलाया जाता, नंबर मशीन की होती है तो पता चल जाता कहाँ गड़बड़ है। तो वो सब करना नहीं है, या तो है कि 45 दिन के बाद हम सब डिलीट ही कर देंगे, तो वो सब अलग है। तो जो भी हुआ हो, हैरानी की बात तो है ही है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र में डाले गए वोटों की संख्या घटक विधानसभा में डाले गए कुल वोटों की संख्या के लगभग बराबर होनी चाहिए
उसमें रिपोर्ट में उन्होंने लिखा एजाज अशरफ ने, आखिरकार जो व्यक्ति पोलिंग बूथ तक आने की तकलीफ उठाता है वह लोकसभा या विधानसभा चुनाव में से किसी एक को वोट क्यों नहीं देगा। शायद यह तर्क दिया जा सकता है कि वह व्यक्ति वोटिंग व्यवस्था से अनजान था या उसे लगा कि दोनों में से कोई एक चुनाव उसके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी और एक संसदीय क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा 100 या 200 होगी, खासकर उड़ीसा में जहां 2004 से एक साथ चुनाव हो रहे हैं। हैरानी की बात है कि सिर्फ 4 संसदीय क्षेत्रों में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में वोट न देने वाले लोगों की संख्या 200 से कम मिली। माने सिर्फ 4 संसदीय क्षेत्र में 200 से कम मिली, बाकी सब जगह ज्यादा है, जिसमें पोस्टल बैलेट से वोट देने वालों को शामिल नहीं किया गया। बाकी 17 संसदीय क्षेत्रों में इस तरह की चुनिंदा वोटिंग 500 से लेकर 4000 से ज्यादा तक थी। ढेंकनाल संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा चुनाव में 4056 लोगों ने ज्यादा वोट दिया। माने कुल विधानसभा में जितने वोट पड़े और संसद में जितना वोट पड़े, एक दिन हुआ चुनाव, एक साथ हुआ, तब 4056 वोट का डिफरेंस था एक संसदीय क्षेत्र में। तो साधारण नहीं है। कदमा और ईवीएम सब मशीन है तो सब बता देना चाहिए कि कहां कैसे क्यों गड़बड़ हुआ, वो नहीं पता चलेगा, वो नहीं बताएंगे और कहेंगे कि पुराने उसमें जाना चाहते हैं। कंधमाल संसदीय क्षेत्र में स्थिति इसके उलट थी, जहां लोगों ने अपने 7 विधानसभा प्रतिनिधियों के मुकाबले अपने लोकसभा प्रतिनिधि को चुनने के लिए 3521 ज्यादा वोट डाले। वहां कम, यहां ज्यादा। चुनाव आयोग को तो अब तो ये सब चुनाव आयोग को, माने ठीक है चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब शिकायत की गई है तो चुनाव आयोग को तो सब पता है कि ये सब है। उसके बावजूद चुनाव आयोग की तरफ से वो दलील दी गई और जब दलील दी गई तो ये रिपोर्ट आ गई। तो मतलब इन लोगों में तालमेल भी नहीं है, या ये वो कर रहे हैं जो कहा जा रहा है। कहा गया कि ये तर्क दे दो तो उन्होंने वो तर्क दे दिया, कहा गया ये कर दो तो वो कर दो, जो कहा जा रहा है वो कर दे रहे हैं और आपस में तालमेल नहीं है। और अगर इन्होंने कहा था और ये उड़ीसा वाला उदाहरण नहीं होता तो चल जाता, उनकी तर्क में दम था, लेकिन उड़ीसा वाला उदाहरण साथ आ जाने से उनके तर्क की हंसी उड़ रही है या हंसने की बात हो गई। लेकिन अगर पता था तो इनको ये तर्क नहीं देना चाहिए था कि भाई पता है अगर मैं बोलूंगा पब्लिकली तो कल को ये हो जाएगा। तो ये सब नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब है कि बहुत रणनीतिक ढंग से बचाव नहीं किया जा रहा है, और चूंकि बचाव करना है इसलिए बचाव किया जा रहा है। और इसके साथ ये आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट पे दबाव है। तो आपने सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डाला, चुनाव आयोग तो आपका है ही है, चुनाव आयोग पे दबाव डाला कि इसको इसकी रक्षा करनी है, ईवीएम रहने देना है, ईवीएम का बचाव करना है, तो चुनाव आयोग उसका बचाव कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में ये सब, माने हम लोग इतने दिन से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गड़बड़ तो है ही है। लेकिन चुनाव आयोग नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा है। नहीं मान रहा है, ठीक है, संतुष्ट नहीं है, तर्क नहीं है, पर्याप्त सबूत नहीं है, पर्याप्त उदाहरण नहीं है, या जो कुछ भी है नहीं मान रहा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है उससे संतुष्ट नहीं, और वो पूरी तरह संतुष्ट होगा तभी कुछ फैसला देगा। लेकिन जो दबाव वाला मामला है उसके मद्देनजर अगर आप देखिए कि ये तर्क क्यों नहीं स्वीकार्य है या ये तर्क क्यों दिए जा रहे हैं, तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है। और जो मोदी जी कह रहे हैं वो तर्क वही है जो चुनाव आयोग ने लगभग एक साल, वैसे 24 दिसंबर और अभी 26 की जनवरी ही है, तो हम लोग एक ही साल माने, लगभग एक साल बाद जो है चुनाव आयोग वही तर्क दे रहा है। और फिर जहां तक वो है कि मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो सब डिजिटल होना चाहिए था। देखिए कितना बढ़िया से मशीन से चुनाव हो सकती थी, और इतना खर्च करने, जितना खर्च इन लोगों ने एसआईआर में किया, तो कुछ नहीं करना था, आधार से सब लोग वोट देते। आधार को मान लिया जाता कि आधार में 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो वोट दे सकते हैं। जिसको चेंज कराना है वो करा ले, जिसको एड्रेस चेंज कराना है एड्रेस चेंज करा ले, उसके हो जाए। तो आपने तब आधार को नहीं माना, और 24 उसको कह रहे थे कि ये लोग आधार के खिलाफ थे वगैरह वगैरह। प्रधानमंत्री ने कहा उस खबर में, वो भी था, मैं अभी पढ़ रहा था तो मुझे ध्यान आया कि वो भी उसमें लिखा हुआ था उस खबर में। तो इस तरह से प्रधानमंत्री किसी भी तरह से ईवीएम को डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि ईवीएम से फायदा है और ईवीएम में घपला किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पहले दिखाया जा चुका, और बीजेपी ही उसका विरोध करती रही है पहले, और अब बीजेपी उसको डिफेंड कर रही है और इस हद तक डिफेंड कर रही है। ठीक है, तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन जब तकनीक का इस्तेमाल अमेरिका और जापान में नहीं हो रहा है तो उस तकनीक का इस्तेमाल क्यों होना चाहिए, पहला सवाल। और उसमें गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं, तो आप दोनों को नहीं मान रहे हैं और उसका बचाव तो कर रहे हैं लेकिन आधा अधूरा कर रहे हैं। और आपको
बैलेट पेपर से वोटिंग में दिक्कत है क्योंकि तब बूथ लूट लिए जाते थे। अब लूटे जाएंगे तो कैमरा पुलिस, और तब भी लूटे जाते थे तो रीपोल होता था। अब तो लूट लिए जा रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा है, और जो आरोप लगाया जा रहा है उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। माने वोटर लिस्ट से नाम कटवाना अलग मामला है, लेकिन जो जवाब आप पर आरोप है, जैसे वोट ज्यादा कम कैसे हो गया, क्यों हुआ, कहीं कोई गिनती में तो गड़बड़ नहीं है, ये भी तो हो सकता है कि गिनती में गड़बड़ है, और वो चेक किया जाए तो मिले कि हाँ भाई यहाँ तो इतने ही वोट पड़े थे, यहाँ भी इतने ही पड़े थे, अब मिलाया जाएगा। तो वो सब कुछ करता नहीं है चुनाव आयोग, करने को तैयार नहीं है। और ठीक है कि रिजल्ट आप मत बदलिए और 45 दिन में ही शिकायत सुनिए, लेकिन व्यवस्था ठीक हो, सिस्टम ठीक हो, उसके लिए आगे आगे जो चुनाव हो ठीक हो, उसके लिए सब जरूरी है। तो नहीं, प्रधानमंत्री ने भी कहा है और चुनाव आयोग भी कह रहा है कि चुनाव आयोग या चुनाव की निष्पक्षता को संदिग्ध बनाने के लिए काम किया जा रहा है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को संदिग्ध नहीं बनाया जा रहा है, चुनाव आयोग को निष्पक्ष है कि नहीं उसको साबित करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तो वो चुनाव आयोग अपने आप को निष्पक्ष साबित नहीं कर पा रहा है और कह ही रहा है कि उसकी निष्पक्षता को संदिग्ध बनाया जा रहा है। तो बहुत विचित्र स्थिति है, और चुनाव आयोग से या किसी भी निष्पक्ष संस्था से कम भारत जैसे देश में जहां पंच परमेश्वर कहा जाता रहा है, जहां हम लोग पंच परमेश्वर की कहानियां पढ़ के बड़े हुए, वहां चुनाव आयोग इस तरह से व्यवहार करे और जनता के पैसे से जनता के खिलाफ काम कर रहा है, और पूरी तरह से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डाटा डिलीट करने के कानून से लेके मुख्य चुनाव आयुक्त को सुरक्षा कवच देने तक सब कुछ इसीलिए किया गया है कि वो ये सब कर सके जो वो कर रहे हैं, और फिर भी हो रहा है। और जो होना चाहिए, अगर तकनीक का इस्तेमाल करना है, ईवीएम ही रखना है, तो बाकी सब आप डिजिटल कर दीजिए, जो पूरे में सब जगह तकनीक ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस चेक हो जाएगा तुरंत। तो वो आप नहीं कर रहे हैं, 5 बजे के वोट का वीडियो आप नहीं देंगे, तमाम चीजें हैं। तो मैंने एकदम दिखाई दे रहा है कि सरकार चाहती है कि चुनाव वो हमेशा जीते, उसकी व्यवस्था हो जाए, और चुनाव आयोग वही कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट लगभग सब कुछ दिखाई देखने सुनने के बावजूद वो फैसला नहीं दे रहा है जो उसको बिहार चुनाव के समय ही दे देना चाहिए था। बंगाल में तो रोज उदाहरण नए नए दिख रहे हैं, बंगाल में नहीं दे रहा है। और अब उड़ीसा का उदाहरण जो था सामने, जो शिकायत थी, जिसपे कार्रवाई नहीं हुई, जिसका जवाब नहीं दिया, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में तक दिया, तो ये खोल के सामने आ गया। इसके बावजूद चूंकि अखबारों में खबरें नहीं छपती हैं या चर्चा नहीं होती है, ये एक साल पुराना मामला है, और मैंने आज जब ढूंढा तो देखा कि छिटपिट ये खबरें छपी हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, ये कहीं नहीं है। और ये वैसे ही है कि अलंद वाले मामले में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जो राहुल गांधी ने साफ साफ आरोप लगाया कि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त सहयोग कर रहे हैं वोट चोरी करने वालों को, उसका संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं दिया है। जांच बीजेपी के एक पूर्व विधायक तक जा रही है, पहुंच रही है। आज मैं पलट रहा था फ्रंटलाइन, तो उसमें दिखा मुझे कि अलंद पे भी कोई रिपोर्ट है, उसको देखता हूं, उसमें कुछ हुआ तो उसकी चर्चा बाद में करूंगा। लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया, और अगर फ्रंटलाइन में रिपोर्ट है तो अगर कुछ खास है, उसकी होनी चाहिए थी चर्चा, तो वो भी चर्चा अभी तक मुझे कहीं और नहीं दिखी। पहले क्या होता था कि एक अखबार में कोई खबर छपी, एक्सक्लूसिव है, तो लोग उसके हवाले से ले लेते, जैसे मैंने अभी लॉयर उसका लिया, और ये दूसरे वाले का लॉ चक्र का और लाइव लॉ का लिया, लाइव लॉ दोनों से मैंने लिया, तो मुझे लगा कि ये खबर तो है ही है, और उनको क्रेडिट देकर उसमें भी कोई कॉपीराइट वायलेशन नहीं हो रहा। मैंने उनकी जो जानकारी ली उनके हवाले से लिया, जो हिंदू से लिया वो हिंदू के हवाले से, जो आजाद अशरफ की रिपोर्ट से ली उसकी ली। तो लेकिन पाठकों को तो सबको तो नहीं पढ़ेगा ना एक ही मैगजीन, तो पाठकों को तो हमें और हमें कुछ खबर देना है, तो ऐसे ही खबरें बनती है, ऐसे ही खबरें ढूंढी जाती है। तो वो अब बिल्कुल बंद है, और इस तरह की खबरें नहीं होती हैं बिल्कुल भी, और ये सब चल रहा है, देखा जाए क्या होता है। चलिए सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे, और दर्शकों से उम्मीद करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये खबर आपको कैसी लगी। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।